नमस्कार, मैं राहुल नागपाल आज दिल्ली के एक गांव की गलियों में हूं और अब आप कहेंगे कि मैं इस गांव में क्यों आया हूं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जिन लोगों से मिलवाना चाह रहा हूं उन लोगों से मैं आपको क्यों मिलवाना चाह रहा हूं, मिलवाने की वजह क्या है और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हुई कि मुझे एक दिल्ली के गाँव में आना पड़ा है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूँ कि दिल्ली में लगभग 360 गाँव हैं। यानी जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि दिल्ली पूर्णतः शहर नहीं है, दिल्ली में भी 360 गांव हैं और हर गांव में ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या ठीक ठाक गांव में हैं। कुछ गांव शेड्यूल कास्ट के ऐसे भी हैं जो पूर्ण बहुमत के गांव हैं, जहाँ 80 से 90% आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। उसमें मडौली गांव है, तुगलकाबाद की तरफ 2-3 गांव हैं जहाँ बड़े जाटव चमार काश्तकार यानी किसान और एक तरीके से व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। तो मैं इस गांव में इसलिए आया हूं कि ये गांव 2 गांवों को जोड़ता है आपस में, एक नशीरपुर और एक गांव और है। 1974 के आसपास देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए, यानी कांग्रेस की सरकार ने, बाबू जगजीवन राम ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 150 प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग को वो नेहरू सरकार से लागू करवाना चाहते थे लेकिन वो किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई थी, उस जिसके चलते उनमें से लगभग 90 जो पॉलिसी थी, 90 जो प्लानिंग थी, वो बाद की सरकारों ने एक एक करके लागू की। कुल मिलाकर के उन्हीं में से एक पॉलिसी ये भी थी कि देश में जो बंजर ज़मीन है उस ज़मीन को इस देश के भूमिहीन लोगों को, उनमें भी खास तौर से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको दिया जाए। तो इसी प्रकार 1974 में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने चलाया था, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें लाखों दलितों को नौकरी मिली थी, जिसमें जो बंजर भूमि थी उसको उसमें दलितों के लिए यानी SC ST के लोगों के लिए ज़मीन यानी पट्टे के रूप में ज़मीन दी गई थी। हर स्टेट में अलग तरीके से दी गई थी, उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से, हरियाणा में अलग तरीके से, लेकिन चूंकि ये दिल्ली थी तो दिल्ली में भी ये तय किया गया जहां बंजर भूमि पड़ी है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाए। तो इसी गांव में शेड्यूल कास्ट के लोगों को ज़मीन 1974 में दी गई थी, जो लगभग 1 एकड़ और कहीं 2 एकड़, वो जिस समय ज़मीन दी गई थी 1 एकड़, उस समय वो बंजर भूमि थी। आज 50 साल के बाद में उस ज़मीन की कीमत कई करोड़ रुपए है। अब मोदी सरकार उस ज़मीन को दलितों से छीन लेना चाहती है। बस यही पूरी बातचीत है, यही विषय है। इसी पूरी बातचीत पर मैं आपको लेकर के चलूँगा, 2 किसानों से आपको मिलवाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से दलितों का शोषण, अत्याचार जो है वो हो रहा है। तो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, ये गाँव है और गाँव में ख़ास तौर से ये 2 किसान हमने चिन्हित किए हैं। इनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। मैंने वीडियो के शुरुआत में सारी बातचीत आपको सारा जो विषय है वो मैंने बता दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल धानक है, मैं नसीरपुर गांव का वासी हूँ। किस जाति से आते हैं? जाति बताइए। धानक जाति से आता हूँ। धानक, शेड्यूल कास्ट की जाति? जी जी। धानक। तो धानक जाति, आप नसीरपुर गांव के रहने वाले हैं। क्या मामला है जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो ज़मीन आपको मिली थी, क्या दिक्कत उसमें आ रही है? जो ज़मीन मिली थी जी, बंजर ज़मीन मिली थी और इस हालात में थे कि हमारे पास तो लगान भरने के भी पैसे नहीं थे उस समय। मेरी माताजी के पास में, मेरी माताजी ने, हम शहरीकरण में तो नहीं थे उस समय, तो मेरी माँ ने आके पहाड़गंज में एक सुनार के पास जाके अपनी चीज़ें बेची और उसका लगान भरा। वहाँ कितना लगान भरा गया था उस समय? करीबन 100 या 150 रुपये कुछ लगान भरा। 2 बारी लगान भरा गया तो इतना 125 रुपये, सॉरी 125 रुपये एक बारी, 125 रुपये एक बारी, 250 रुपये लगान भरा गया 2 बार में 1974 में जी, 74 में। हाँ। तो उसके बाद में हमें ये ज़मीन मिल जाती है। हम इसमें ना तो हमारे पास खाद था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग बारिश के उससे खेती उसमें करते थे। कभी बाजरा बो लिया, कभी गेहूं बो लिया, या फर्दर जो भी फसल उस समय होती थी। और मेरा जो जन्म है उससे पहले ये ज़मीन हमें मिली थी। 79 का मेरा बर्थ है। उसके बाद में मैं तो कुछ कारणों के चलते दिल्ली से बाहर रहा। फिर मैं जब दिल्ली में आया 93-94 में, तो उसके बाद देखा यार मेरे पास तो ज़मीन है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गांव में ही रहता था मैं, सोनीपत ज़िले में। तो वहाँ पे तो किसान हैं ही, ऑलरेडी खेती करते हैं, तो मेरे को वहाँ पे भी वंचित होना पड़ा अपनी ज़मीन को लेके कि भैया हमें तो खेत में भी नहीं घुसने दिया जाता था वहाँ पे। तो हम अपने दिल्ली में आए, तो दिल्ली में हमारे पास 1 किला ज़मीन थी। जैसे तैसे उस ज़मीन को फादर के साथ में मिल के, बहनें हैं घर में, उन सब के साथ में मिल के ज़मीन को सुधारा। कंटिन्यू अपनी नर्सरी और खेती बाड़ी हम लोग उसमें कर रहे थे। कितनी ज़मीन मिली थी आपको? हमें 1 एकड़ ज़मीन मिली थी। 1 एकड़, 4 बीघे 9 बिस्वा ज़मीन थी हमारे पास। लीगल उसके दस्तावेज हैं मेरे पास।
और कंटिन्यू 1 एकड़ में अपने दर्शकों को बता दूं जिनको जानकारी नहीं है कि लगभग 4,800 गज स्क्वायर यार्ड के आसपास ये ज़मीन बनती है। 4,000 यानी 5,000 के आसपास ये गज जगह बनती है। जी हाँ। तो उसको सुधारा और उसमें अपनी खेती बाड़ी चल रही थी। समय के चलते हुए पहले तो खेती थी, फिर हमने नर्सरी शुरू करी उसमें। नर्सरी हमारी चली ठीक ठाक से। उसके बाद पटवारी वगैरह से भी मिले, अपनी गिरदावरी वगैरह चलती रहती थी, लेकिन कोई कानून ऐसा पास हुआ कि गिरदावरियाँ बंद कर दी गई। जब गिरदावरी क्या होती है? जिसमें फसल चढ़ती है सर। अच्छा, इस बार क्या बोया? इस बार क्या बोया, और वो भी किसान की ड्यूटी नहीं है, वो भी पटवारी की और तहसीलदार की ड्यूटी। वो आके किसान से पूछे क्या बोया? क्या बोया है, वो आएगा उस ज़मीन पे देखेगा और देखने के बाद में उसमें उसको गिरदावरी चढ़ा के उसको दे के जाएगा। ये उसका खुद का होता था, लेकिन उन सब ने उस तरीके के पैसे मांगने शुरू कर दिए थे उस समय, और पैसे थे ही नहीं हमारे पास, तो हम देंगे कहाँ से? नहीं दिए। जो लोग ये किस सन की बात है कि जब ये चढ़ना, फसली चढ़ना बंद हो गया, आप लोगों से पैसे? हमारे यहाँ पे बात है करीबन 86-90 के आसपास की बात है। मेरे पर्टिकुलर नसीरपुर गांव की बात है ये, है ना। और देहात में भी अलग अलग बात हुई होंगी, लेकिन मैं अपने नसीरपुर गांव की इसमें बात बता रहा हूँ आपको। तो वो बंद हो गई, फिर हम कंटिन्यू खेती तो कर ही रहे थे। 2003 में एक डिसीजन पास होता है एसडीएम के माध्यम से, तो हमारे कुछ लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं उस डिसीजन के। क्या डिसीजन आता है? डिसीजन ये आता है कि हमारे यहाँ पे 5 लोगों को तो मालिक बना दिया जाता है ज़मीन में, और लोगों को खारिज कर दिया जाता है कि भाई तुम इसमें। टोटल कितने लोगों की जमीन? 34 एकड़ जमीन थी। 34 एकड़ जमीन थी और 34 लोगों को 1-1 एकड़ जमीन दे दी गई। उनमें से 5 लोगों को मालिक बना दिया गया और 29 लोगों को मालिक नहीं बनाया। और उनको उसमें कहा कि भाई तुम काश्तकार नहीं कर रहे। जब बारिश के ही माध्यम से हम लोग खेती करते थे, तो उन दिनों बारिश आई नहीं, तो लोगों ने कुछ खेती नहीं करी। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पिछले 25 साल से उसमें कंटिन्यू खेती कर रहा, तो वो खेती नहीं कर रहा उसमें। यही एक इशू बना के, और उसके कोई फोटोग्राफ्स नहीं है उनके पास, उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से डिसीजन ये आया हमारे फेवर में कि इस ज़मीन को लेके कभी भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इस ज़मीन को छीना नहीं जाएगा। इनको एक तरीके से स्टे हो गया। हाँ, स्टे हो गया। स्टे के पास रहेगी, सरकार लेगी? सरकार लेगी नहीं, वो भी ठीक है। फिर उस समय तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद उन्होंने 2011 में डिस्टर्ब करते हैं फोर्सफुल्ली। मेरे फादर साहब उस समय जिंदा थे, तो उन पे एक सरकारी ज़मीन पे मतलब ट्रेस पास होता है कोई कानूनी, वो उन्होंने मुकदमा लगाया हम पे, और हमें फादर को भी मारा, मुझे भी थोड़ा सा हरासमेंट करी। हम लोग एक मुकदमा उन्होंने हम पे दे दिया। तो उस मुकदमे का जब डिसीजन आया 2013 में, उसका डिसीजन आया, उस समय उन्होंने मेरे को और मेरे फादर को खेत में घुसने पे करीबन 4 से 5 मुकदमे लगा दिए थे, और हमारी ज़मीन को इस कदर बंजर बना दिया कि उसमें मलबा ही मलबा था, उसमें कुछ भी नहीं था। जब 2013 में डिसीजन आया कोर्ट का, तो उसमें डिसीजन ये आया कि दिल्ली पुलिस, डीडीए सबको बाउंड किया गया। जज साहब ने उसमें मनीषा खुराना कक्कड़ का ऑर्डर है वो, कि इस ज़मीन पे अगर कोई भी एजेंसी आके इनको डिस्टर्ब करती है कभी, तो कंसल्ट एसएचओ इस पार्टी का फेवर करेगा, इनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, इनकी ज़मीन के साथ छीना झपटी ना हो। उसके बाद भी 2021 में वो जैसे तैसे करके फिर से ज़मीन को सुधारा, फिर से नर्सरी अपनी कंटिन्यू, पोल्ट्री फार्म वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह हमने करा। हमने खेती बाड़ी से रिलेटेड उसमें हमेशा काम रखा। लेकिन 2021 में फिर से हमारी ज़मीन पे डेमोलिशन हो जाती है। डेमोलिशन का कारण क्या बनता है? क्योंकि हमसे वहाँ के जो लोकल विधायक हैं, उसने किसी न किसी के माध्यम से डायरेक्ट भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, पैसे की डिमांड शुरू हो गई। जब वो हमने डिमांड पूरी नहीं करी, तो उसने हमारी ज़मीन पे डेमोलिशन शुरू करा दी। एक दिन पहले वो नोटिस लगवाते हैं हमारी ज़मीन पे कि भैया तुम अपनी ज़मीन को खाली कर दो। कोई समय नहीं दिया। 3 से 4 बजे वो लगा, और 25 जून को हमारी ज़मीन को तहस नहस कर दिया। सुबह 6 बजे वहाँ पे सब अधिकारी वहाँ पे प्रेजेंट थे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, और डीडीए और एसडीएम इसमें इन्वॉल्व था। ये 2 एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व थी, और दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी। क्या कारण बताया डैमेज करने के? डैमेज करने का कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। कोर्ट का आदेश भी नहीं माना? कोई अपना कोई भी कागज़ उन्होंने दिखाया नहीं, और हमने उनको सारे अपने दस्तावेज दिखाए। मैं वहाँ पे, वो वीडियो भी है मेरे पास उस समय की, मैं उनको चीख चीख के बोलता रहा। करीबन 1.5 से 2 घंटे मेरी उनसे जिद बहस हुई वहाँ पे कि भैया मुझे सिर्फ एक वो कागज़ दिखा दो जिसके माध्यम से तुम इस ज़मीन में घुस सकते हो। मेरा हाई कोर्ट में ऑर्डर, वो फाइनेंस कमिश्नर के यहाँ पे केस चल रहा था।
और मेरा कोई केस नहीं था कहीं पे। अगर मैं वहाँ से हारा हूँ तो मैं इस ज़मीन से तुरंत निकल जाऊँगा, मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी उसमें, और हम वहाँ से तो 2021 में फोर्सफुली आपको हटा दिया गया और ज़मीन पर कब्जा ले लिया। तो सारी ज़मीन आपकी ले ली है, थोड़ी बहुत बची है? उसमें से 3 से 4 महीने के बाद मैं तो मेंटली इतना प्रेशर में चला गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ भी। फिर मेरे को थोड़ा सा टुकड़ा समझ में आया कि यार ये टुकड़ा बचा हुआ है, ये तो मेरा है। मैं उसमें गया तो फिर से मेरे को हरासमेंट करी उन्होंने, लेकिन वो हरासमेंट मेरे को दे नहीं पाए। उस समय तक मैं भीम आर्मी को देख चुका था उस समय। तो भीम आर्मी के कुछ साथियों ने, कुछ लॉयर ने मुझे समझ दी और हम उस ज़मीन में अपनी कास्ट दोबारा काबिज हो? कितनी जगह है जिसमें दोबारा? करीबन 1600 गज के आसपास ज़मीन। 4800 गज में लगभग 3200 गज जगह उन्होंने ली और 1600 गज पर आप दोबारा काबिज है। आपकी कहानी हमने सुनी है और एक और साथी हैं, सीनियर साथी हैं, वो भी एक किसान हैं और उनसे बातचीत करेंगे ताकि पता चल सके कि जो लोग ये कहते हैं कि, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि क्या दिया कांग्रेस ने, क्या दिया इंदिरा ने, क्या दिया जो बाबू जगजीवन राम ने, तो मैं बता दूं कि ये उन्होंने ही दिया था। अब वो नहीं हैं तो ये छिन रहा है और कोई बचा भी नहीं पा रहा। ये किसान हैं, कितना लड़ेंगे और कैसे उनको जो है वो बचा पाएंगे। तो अब अंत में कुछ और कहना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर उस समय जो सरकारें थी, अगर उनकी भी मंशा ये होती ना कि ये लोग इस ज़मीन में काबिज रहें, तो वो ना कि एक प्रोसेस के तहत हमें ज़मीन देते, उसमें कानून पारित करा के फुल मालिकाना हक दे के हमें उस ज़मीन को दे सकते थे। लेकिन उन्होंने एक लड्डू को फोड़ के हमारे बीच में फेंक दिया ताकि बहुत लंबे टाइम तक वो हम पे राजपाट कर सके। ये बड़ी बात है और यही है मनुवाद की पहचान भी है। एक और सीनियर साथी हमारे साथ, इनसे थोड़ी सी इसी, क्योंकि ये भी किसान हैं और इनसे भी बातचीत करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये कुछ और डीपली चीज़ों को आपको बताएंगे। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर जी, जो कहानी आपके पूर्व के साथियों ने बताई है, किसानों ने, आप भी किसान? मैं भी किसान हूँ। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव बवाना है। आपको कितनी ज़मीन मिली थी? मुझे क्या तकरीबन दिल्ली देहात के 95 विलेजेस में तकरीबन 1-1 एकड़ ज़मीन मिली थी। जहाँ ज़मीन थोड़ी थी वहाँ आधा एकड़ मिली थी। और पिछले ही साल इस ज़मीन पे ये लोग कब्जा करने के लिए आ गए थे। तो 1-1 एकड़ आपको ज़मीन मिली थी 74 में और अभी चल रहा 2024। तो आपको जो ज़मीन मिली थी वो भाई आप भूमिहीन थे इसलिए मिली, बंजर भूमि आपको मिली, आपने वो उपजाऊ बनाई, आपने कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया, आप सरकार की अनुसार। तो ये ज़मीन जो मिली थी कितने साल के लिए दी थी सरकार ने आपको? उस वक्त हमारे को 5 साल के लिए दी थी ये ज़मीन। अच्छा। और 74(4) DLR एक्ट, भूमि अधिनियम 74 का चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो आदमी 5 साल तक जिस जमीन पर कल्टीवेशन कर वो काबिज रहेगा वो उसका मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। अच्छा, मतलब जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जिस कानून के तहत जमीन बांटी गई थी उसमें ये था कि 5 साल तक अगर आप लगातार खेती करते हो तो आप उसके मालिक हो जाओगे, वो बन जाओगे, आपसे कोई जमीन नहीं लेगा वो। जी। तो उसके बाद वो हमने SDM कोर्ट में, जो एरिया SDM कोर्ट है, तमाम दिल्ली में ये एरिया SDM कोर्टों में हमारे मुकदमे चले हुए हैं। अब उन मुकदमों को भी किसी ने 80 में डाल दिया, किसी ने 85 में डाल दिया, किसी ने 90 में डाल दिया, किसी ने 2000 में डाल दिया, और आज तक वो मुकदमे चल रहे हुए हैं, ना उन पर कोई डिसीजन आ रहा। और अब SDM ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि 2017 में DLR एक्ट तोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब जो इस कानून के तहत आपको मालिक बनाया गया था वो कानून खत्म कर दिया गया। जिसको बनाया जा सकता था वो कानून ही इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, पंचायती है, और इस जमीन को हमने DDA को हैंड ओवर कर दिया है, आप इसको खाली करिए। फिर ये हमारी ज़मीन पर फेंसिंग करने के लिए आ गए और हमने अपना ताकत दिखाई। हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमने उनको अपने सारे दस्तावेज कागज़ वगैरह दिखाए। फिर हम वाइस चेयरमैन DDA से पर्सनली हमारी मुलाकात हुई, तो उसने ये देखा कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये ज़मीन खाली पड़ी है, बंजर है और इस पर कोई काबिज नहीं है, तो गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही है। इस पे तो आपका कब्जा है, आप कल्टीवेशन कर रहे हो, उस पे ज़मीन पे आप फसल ले रहे हो, फसल खड़ी है। तो फिर उसने ये कहा, उन्होंने दिल्ली सरकार से 3-4 बार जवाब मांगे कि इसकी एक्चुअल पोजीशन बताओ, तो दिल्ली सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ज़मीन को वापस लेने में,
दिल्ली सरकार का ही है। अच्छा, मतलब केजरीवाल सरकार जो बड़े दलितों के हितैषी बनते हैं वो दलितों से जमीन छीन रहे हैं। बिल्कुल जमीन छीन रहे हैं। कोई केजरीवाल हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, और हमने केजरीवाल के एक उपचुनाव में इतनी मदद की थी, और उसके विधायक को रामचंद्र को हमारे क्षेत्र से जब वेद प्रकाश ने रिजाइन किया तब उसने उसी के विधायक उसने प्रॉमिस किया था हमारे को कि हम आपको ये जमीन का मालिकाना हक दिलाएंगे। आज तक वो एज इट इज पड़ा है। अच्छा, 10 साल पूरी दिल्ली में कितनी जमीन थी जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी गई थी? लगभग 11,000 लोगों को ये जमीन बांटी गई थी। इसमें से 3,500 लोगों को इसका मालिकाना हक दे दिया गया था। कुछ लोगों ने जिनका अवार्ड हुआ, जो गवर्नमेंट ले लेती है, तो उसका अवार्ड का पैसा उनको मुआवजे के रूप में दिया गया। और अब उसी जमीन का और उसी धारा के तहत इन्होंने पंचायत राज रूल के तहत जो जमीन हमें दी गई थी, अब उसी जमीन को ये हमारे को अनलीगल बता रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को मुआवजा दे दिया गया, जमीन एक्वायर कर ली गई, मुआवजा दे दिया गया, कुछ लोगों को मालिक बना दिया गया, कुछ लोगों से जमीन वापस ले ली है, जबकि जमीन सबको एक ही कानून के तहत दी गई। एक ही कानून, एक ही नियम, एक ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, और उस पे इन्होंने 3 हिस्से कर रखे। अब ये कह रहे हैं कि अब इसमें आपकी कोई दखलंदाजी नहीं है, और आपका कोई इसमें क्या करेंगे अब आप अगर कुछ होता है तो? आंदोलन, और जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, और ऐसा आंदोलन करेंगे उसमें चाहे हमारी जान चली जाए, और हम इस जमीन का 1 इंच टुकड़ा जाने नहीं देंगे। मैंने सुना आप चंद्रशेखर रावत जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उनसे भी संपर्क में हैं? मैं उनके संपर्क में हूं, और मैं उनसे लगातार निवेदन कर रहा हूं, और मैं उनसे आशा रखता हूं। किसी प्रकार का कोई आश्वासन? अभी हमारी मुलाकात होगी 2-4 दिन के बीच में ही, और हमें आशा है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे मुद्दे को ज्वलंत तरीके से दिल्ली में उठाएंगे, और हमारे को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं उनका, और आपका भी शुक्रगुजार हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए सोचा, हमारे से बात की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो आप 2 लोगों से मैंने बात की, दोनों किसान। मैं इस पूरी बातचीत, लंबी बातचीत है, और आप लोग भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पता चल सके समाज शेड्यूल कास्ट का आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सरकार उसको, इस देश का सिस्टम उसको उसी नज़रिए से देखता। वो नहीं चाहता कि शेड्यूल कास्ट का आदमी बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके बढ़िया बोले या बढ़िया रहे, उसके खान पीन अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं तो सरकार चाहती है कि इनको फिर वहीं ढकेल दिया जाए, इनके संसाधन छीन लिए जाए। जिस प्रकार से मनु राज में शूद्रों को ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना ज़मीन रखने का अधिकार था, ना पैसा रखने का अधिकार था, अब लोकतंत्र में व्यवस्था बनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक संघर्ष से कि आप सब समान हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बढ़ गए हैं तो सरकार उनको उसी नज़रिए से देख रही है, और वो चाहती है। शायद यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इसी प्रकार के कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। धन्यवाद।